मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आज आपको पार्ट 2 कराऊंगा फ्रिक्शन का। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको घर्षण का पार्ट 1 करा दिया है। अभी घर्षण पार्ट 2। तो शुरुआत करते हैं कि हमने घर्षण पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। घर्षण के लाभ हानि तक हमने पढ़ लिया था। आगे आता है घर्षण को कम करने की विधि। कम करने की विधि, घर्षण को कैसे कम किया जाएगा, हम इस विधि में इस चैप्टर की शुरुआत में ये पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए ताकि ये पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैंने इसी चैनल पे वो वीडियो डाल रखी है। तो नंबर 1 क्या है कि घर्षण को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। घर्षण को समाप्त तो नहीं किया जा सकता लेकिन उसको कम कर सकते हैं। कम करने की विधियां क्या क्या है। पहली विधि है कि लुब्रिकेंट का प्रयोग करके। लुब्रिकेंट का प्रयोग करके, लुब्रिकेंट कह दो या फिर इसको स्नेहक भी बोलते हैं, का प्रयोग करके। जैसे लुब्रिकेंट में क्या आ जाएगा, जैसे ग्रीस, तेल आदि। इनके द्वारा जो है ग्रीस या तेल, इनके द्वारा इनका उपयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। उसकी सतह को चिकना कर देंगे जिससे घर्षण कम हो जाएगा। नंबर 2, दूसरा तरीका क्या है कि पहला तो यही हो गया कि लुब्रिकेंट का प्रयोग करके। दूसरा है घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए घर्षण वाली सतह को पॉलिश द्वारा चिकना कर दे। पॉलिश करके पॉलिश करने से क्या हो जाएगी, चिकना हो जाएगा। वो जो उसका सतह है वो चिकनी हो जाएगी जिससे घर्षण कम होगा। तो ये दूसरा तरीका है। इसी तरह रेगमार्क जो है उसका भी प्रयोग करके रगड़ के, रेगमार्क जो है रेगमार्क से रगड़ कर जो खुरदरापन है उसको खत्म करके घर्षण को कम कर सकते हैं। तो ये थी घर्षण को कम करने की विधियां। लुब्रिकेंट, ग्रीस, तेल आदि का प्रयोग करके, पॉलिश का प्रयोग करके, या फिर पॉलिश के बाद जो है रेगमार्क से रगड़ के उसकी जो खुरदरी सतह है उसको प्लेन करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। इससे अगला टॉपिक है घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार कि घर्षण कितने प्रकार का है। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण या इंग्लिश में बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर स्थैतिक घर्षण। ये कौन सा घर्षण होता है जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु विस्थापन नहीं करती। क्या होता है, कोई वस्तु है उस पे हमने बहुत सारा बल लगाया लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी थी। हमने जो बल लगाया वो उसके आगे कम पड़ गया, वो चली नहीं, एक जगह स्थिर है। तो उसकी स्थिति के कारण, जो उसकी स्थिरता के कारण जो उसमें घर्षण पैदा हुआ उसे क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण। उदाहरण के तौर पे मैं इस दीवार को अगर धक्का दूं तो धक्का कितना दे दो, ये दीवार हिलेगी नहीं। इसने कोई भी विस्थापन नहीं किया। इस दीवार ने कोई भी दूरी तय नहीं की, कोई विस्थापन नहीं किया। तो वो क्या कहलाएगा, उसका स्थैतिक घर्षण कहलाएगा कि वह चली नहीं, एक जगह स्टैंड करके खड़ी रही। तो वो खड़े का जो घर्षण कहलाएगा वो क्या होगा, स्थैतिक घर्षण। इसी तरह दूसरा है डायनेमिक घर्षण। गतिज घर्षण कहते हैं जिसको, या फिर इंग्लिश में होता है डायनेमिक घर्षण फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन या गतिज घर्षण।
नाम से पता चल रहा, ये किसके कारण था, उसकी स्थिरता के कारण। ये किसके कारण होगा, वस्तु की गति के कारण। तो वस्तु की गति के कारण गति के कारण जो घर्षण पैदा होगा वह क्या कहलाएगा, गतिज घर्षण या डायनेमिक फ्रिक्शन। उदाहरण के तौर पे कोई वस्तु धरती पे पड़ी है, धरातल पे पड़ी है, उसको हमने धक्का दिया, उसको चलाने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, मेज कुर्सी जो भी है, उसको हमने सरकाया, बल लगाया, तो उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पे वह चली गई, उसने वह स्थान छोड़ दिया, चली गई, उसने गति कर ली, वह क्या कहलाएगा, गतिज घर्षण या डायनेमिक फ्रिक्शन। तो ये दोनों थे। अब तीसरा है नंबर 3 है रोलिंग घर्षण, जिसको घूमने वाला घर्षण भी कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, किन्हीं दोस्तों के बीच में, किसी दोस्त है उसके बीच में घूमने वाली जो वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु पे घूमेगी, उसके कारण जो उसमें घर्षण पैदा होगा वो क्या कहलाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन या घूमने वाला घर्षण। तो कोई भी दो वस्तु है, उसके बीच में अगर कोई घूमने वाले के कारण उसमें घर्षण पैदा होता है तो वह क्या कहलाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन या रोलिंग घर्षण। तो इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं तो जैसे गाड़ी का पहिया इसका उदाहरण है। उसमें क्या होता है, गाड़ी का पहिया जो है सड़क के ऊपर चलता है, और गाड़ी का पहिया किसके ऊपर चलेगा, जो फिक्स है उसके ऊपर चलेगा, तो उनके बीच में जो घर्षण पैदा होगा वह क्या कहलाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये तीसरे टाइप का घर्षण का टाइप है। तो ये 3 टाइप थे मैंने आपको बताया। स्थैतिक घर्षण जो स्थिरता के कारण हो, और दूसरा था डायनेमिक यानी गति के कारण हो, तीसरा घूमने वाली वस्तु के कारण हो, वह क्या कहलाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये 3 तरह के थे। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे अब घर्षण की कंप्लीट हुई है कि घर्षण जो है कितने प्रकार के, उनके लाभ हानि हमने सारी कुछ इनका पढ़ दिया है। अब हम पढ़ेंगे घर्षण को कम करने के लिए हमने बात की थी स्नेहक की। अब हम स्नेहक के ऊपर पढ़ेंगे कि स्नेहक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। स्नेहक कह दो या फिर इसको लुब्रिकेंट भी कहते हैं, इंग्लिश में लुब्रिकेंट या स्नेहक। क्या होता है स्नेहक? स्नेहक या लुब्रिकेंट जो है एक द्रव लिक्विड पदार्थ होता है जो घर्षण को कम करता है। यह तरल और लिक्विड दोनों ही होता है, द्रव होता है। तो ये क्या है, स्नेहक क्या होता है, एक द्रव पदार्थ जो घर्षण को कम करता है, क्या कहलाता है, स्नेहक या लुब्रिकेंट। स्नेहक या लुब्रिकेंट उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रीस, तेल, ये आदि सब इसके उदाहरण है। अब हम इनके इसमें जो है पूरा इसका डीपली पढ़ेंगे। तो ये है स्नेहक। अब स्नेहक का उद्देश्य तो आपको पता ही चल गया, लेकिन फिर भी इसके घर्षण को कम तो करता ही है, लेकिन इसका कुछ मुख्य उद्देश्य और भी है इसके। तो स्नेहक के उद्देश्य है, स्नेहक के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य है। नंबर 1 तो आपको पता चल गया, घर्षण को कम करना। घर्षण को कम करना पहला तो ये। नंबर 2, मशीन आदि के अंदर जो हीट पैदा होती है घर्षण के कारण, जो उसमें उष्मा पैदा होती है, उसको ये शोषित भी करता है, उसको ये शोषित करता है, जिससे मशीन इतनी गर्म नहीं होती। तो ये क्या करता है, उष्मा का शोषण, उष्मा शोषित भी करता है। अब अगर घर्षण कम हो रहा है, उष्मा को शोषित कर रहा है, तो सीधी सी बात है मशीन का कार्यकाल अवधि भी बढ़ेगी। तो इसके उद्देश्य क्या हो गया, मशीनों की कार्यकाल अवधि को बढ़ाना, उनकी लाइफ को बढ़ाना, कार्यकाल अवधि को बढ़ाना।
ये इनके उद्देश्य है। स्नेहक हम इसलिए यूज करते हैं घर्षण कम हो जाए, उष्मा शोषित हो जाए और मशीन जो है जो 1 साल चलनी थी वो 1 साल से ज्यादा चले, तो उसकी कार्यकाल अवधि भी इससे बढ़ जाती है। तो ये था स्नेहक के उद्देश्य। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्नेहक के प्रकार। स्नेहक के प्रकार कह दो या इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 3 तरह के हैं। स्नेहक 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 तीनों एक साथ बता दूंगा आपको। पहला क्या होता है, द्रव स्नेहक, जिसको क्या कहेंगे, लिक्विड लुब्रिकेंट, द्रव को क्या कहेंगे, लिक्विड। दूसरा है अर्ध ठोस, अर्ध ठोस को क्या कहेंगे, सेमी सॉलिड हो गया। नंबर 3 क्या रहेगा, पूर्ण ठोस। ये 3 तरह के होते हैं, पूर्ण ठोस या सॉलिड। द्रव, अर्ध ठोस और पूर्ण ठोस, ये 3 तरह के स्नेहक है। द्रव कौन सा होता है, यह कम घर्षण वाले में प्रयोग किया जाता है, कम घर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां पे जिस मशीन में कम घर्षण हो रहा हो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, द्रव। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊं, वनस्पति तेल या खनिज तेल इसका उदाहरण है। वनस्पति तेल या खनिज तेल, वनस्पति तेल व खनिज तेल इसका उदाहरण है। जहां पे फ्रिक्शन कम हो, घर्षण कम हो, वहां पे द्रव स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह सेमी सॉलिड, ये क्या होता है, जहां पे घर्षण अधिक हो, जहां पे घर्षण ज्यादा हो, ये तेल के रूप में पाया जाता है, बिल्कुल लिक्विड के रूप में। जबकि ये लिक्विड के रूप में नहीं होता, ये अर्ध ठोस के रूप में, न ही तो ये पूर्ण ठोस होता है और न ही ये लिक्विड होता है, उनके मध्य में की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध ठोस। अर्ध ठोस किस हेतु प्रयोग किया जाता है, ये कम घर्षण वाली में, ज्यादा घर्षण जहां हो, ज्यादा घर्षण वाली पुर्जे या मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। जिस मशीनों के पुर्जों में ज्यादा घर्षण हो रहा हो उसको कम करने के लिए हम प्रयोग करेंगे अर्ध ठोस। जैसे शॉकर में, बेरिंग में, इन सब में अर्ध ठोस का प्रयोग होता है, बेरिंग के घर्षण को कम करने के लिए, शॉकर के घर्षण को कम करने के लिए। तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है, ग्रीस। देखिए तेल जो है वो लिक्विड हो गया, ग्रीस है, ग्रीस लिक्विड नहीं है लेकिन पूरी तरह ठोस भी नहीं है, मुलायम सा होता है, तो ये मध्य की श्रेणी में आ गया, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध ठोस, और ये लिक्विड की श्रेणी में आ गया। अब नंबर 3 पूर्ण ठोस। पूर्ण ठोस में क्या रहेगा, पूरा मजबूत रहेगा, ठोस रहेगा, लिक्विड भी नहीं रहेगा और मुलायम भी नहीं रहेगा, थोड़ा कठोर रहेगा, उसको क्या कहेंगे, पूर्ण ठोस लुब्रिकेंट या स्नेहक। जहां पे बहुत ज्यादा तापमान हो, जिस मशीनों के पुर्जों में जब वो चले, उनमें बहुत ज्यादा हीट पैदा हो रही हो, बहुत ज्यादा उनमें तापमान आ रहा हो, उस जगह पे ये दोनों कामयाब नहीं है। इन दोनों का प्रयोग वहां नहीं किया जाता, अत्यधिक तापमान वाली मशीनों में या उनके पुर्जों में, तो वहां पे कौन सा प्रयोग किया जाता है, पूर्ण ठोस। तो ये कहां यूज होगा, मैं आपको लिख देता हूं, अधिकतम तापमान वाली मशीनों में, तापमान वाली मशीनों या उनके पुर्जों में। क्लियर? जहां पे बहुत ज्यादा तापमान रहेगा ये दोनों वहां पे कामयाब नहीं रहेंगे, ये टिक नहीं पाएंगे, इसलिए इन दोनों का वहां प्रयोग नहीं किया जाता। उन मशीनों में, उन पुर्जों में पूर्ण ठोस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनका उदाहरण क्या है, माइका, इसका उदाहरण है माइका या फिर सोपस्टोन। ये कठोर होती है, पूर्ण तरह से ठोस होती है, इनका उपयोग जो है पूर्ण ठोस के रूप में अत्यधिक तापमान वाले मशीनों या उनके पुर्जों में किया जाता है। तो ये थे स्नेहक के प्रकार और उनके प्रयोग।
उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब सबसे लास्ट में मैं आपको क्या बताऊंगा कि स्नेहक के गुण क्या होने चाहिए। एक जो लुब्रिकेंट है, जैसे ये तेल है, खनिज तेल है, वनस्पति तेल है, या ग्रीस है, या सोप माइका है, या सोप स्टोन है, इन सब के गुण क्या होने चाहिए। तो मैं वो बता रहा हूं कि स्नेहक के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट। प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट। मैं जल्द ही इस चैप्टर के सवाल से संबंधित भी वीडियो लेके आ रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू से, और साथ में मैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूं, तो वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। क्या है स्नेहक के गुण। नंबर 1, स्नेहक जो है पानी में घुलनशील न हो, घुलनशील न हो, कि कोई भी स्नेहक है वो पानी में घुलने वाला ना हो। ग्रीस है वो पानी में न घुले, तेल है वो पानी में न घुले, तो पानी में घुलनशील न हो। नंबर 2, फायर पॉइंट उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। नंबर 3, शुद्ध होना चाहिए। स्नेह क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। नंबर 4, जमाव बिंदु भी कम होना चाहिए। क्या है, पानी में घुलनशील न हो, इसका तो मैंने बता दिया, पानी में न घुलने वाला हो। फायर पॉइंट उच्च होना चाहिए, कि जल्दी से आग ना पकड़े, जल्दी से वो जो लुब्रिकेंट होता है वो जल्द से आग न पकड़े, उसका फायर पॉइंट बहुत उच्च होना चाहिए। इसी तरह उसका जमाव बिंदु क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा और वो जम जाए, और भी कम होना चाहिए, और भी मतलब वो बहुत ज्यादा माइनस में हो जाए तब जाके कोई जमने की उम्मीद हो तो अलग बात। तो जमाव बिंदु भी कम होना चाहिए। इसी तरह शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये सब स्नेहक के गुण है, इन सब के ये प्रॉपर्टी है। तो ये जिस स्नेहक में गुण इसके अच्छे रहेंगे उतने ही ज्यादा उसकी एफिशिएंट, जो उसकी आउटपुट रहेगी वो अच्छी रहेगी मशीन की। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आया होगा। जल्दी मैं इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, आपको ये समझ में आई, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।